हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल ज्योग्राफी एग्ज़ाम गुरु। आप सभी का ज्योग्राफी एग्ज़ाम गुरु पे वेलकम है। तो अभी आप लोगों को मैं बिहार में जो हेडमास्टर का निकला हुआ है प्राइमरी का, उसका करवा रही हूँ। तो आप सभी को पता ही होगा कि उसका एग्ज़ाम डेट बढ़ चुका है। तो अभी जो है आपका जो 25 को होने वाला था वो नेक्स्ट मंथ 28 को होगा। तो आपको 1 महीने का और समय मिल गया है। मैं आप लोगों को प्रिपरेशन कराती रहूँगी, इसलिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। चलिए, ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं बर्बाद करूँगी और बहुत ही फास्ट आपको टोटल 150 क्वेश्चंस करवाऊँगी, वो भी 1 वीडियो में। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, वेदों के काव्यात्मक हिस्से को कहा जाता है। जो वेदों का काव्यात्मक हिस्सा है उसको क्या कहा जाता है? ब्राह्मण, अरण्य, संहिता, उपनिषद। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संहिता। क्या कहा जाता है? वेदों यानी ऋचाओं में होते हैं, वेद ऋचाओं यानी संहिता में होते हैं, वही सामवेद काव्यात्मक संहिता में वध है। ठीक है, इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाम्य जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। सामवेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो देखिए, इसका बिना ऑप्शन के बुद्ध को कहाँ हुआ था, तो ये आप सभी जानते हैं, बुद्ध को जो ज्ञान है वो गया में प्राप्त हुआ था। देखिए, जब 6 वर्ष तक जो है इन्होंने अथक परिश्रम और घोर तपस्या के बाद जब ये 35 वर्ष की आयु में इन्होंने बैसाख पूर्णिमा, कब? बैसाख पूर्णिमा की रात, कहाँ पे? एक पीपल वट वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी को पुनपुन बोलते हैं। ठीक है, तो पुनपुन नदी यानी निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसी दिन से महात्मा बुद्ध तथागत कहलाए थे। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से ये प्रसिद्ध हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के दरबार में शैल्यूकस ने एक दूत भेजा था जिसका नाम था, उस दूत का क्या नाम था? तो उस दूत का जो नाम था वो था मेगास्थनीज। क्या हो जाएगा आंसर? मेगास्थनीज नाम था। ठीक है, देखिए, मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक शैल्यूकस ने मेगास्थनीज नामक दूत भेजा, जो मौर्य के दरबार में 14 वर्ष तक रहा। ये कितने साल तक रहे थे? 14 वर्ष तक रहे थे। और मेगास्थनीज ने मौर्य साम्राज्य के बारे में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। कौन सी पुस्तक लिखी थी मेगास्थनीज ने? इंडिका पुस्तक लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अशोक ने एक अधिकारियों की नियुक्ति की थी जिन्हें कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो इसको धम्म महामत, क्या कहा जाता है? धम्म महामत कहा जाता है। देखिए, अशोक जो है अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष यानी 13 वर्ष के बाद धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी। इसका मुख्य कार्य था जनता में धर्म का प्रचार और कल्याणकारी कार्य करना। ठीक है, नेक्स्ट है, हुनों ने भारत पर किसके समय में आक्रमण किया था? तो हुनों ने जो है वो भारत पर किसके? गुप्त। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त के समय में आक्रमण किया था। ठीक है, हुनों जो है गुप्त शासन काल में आक्रमण, ये जो है ना स्कंद गुप्त के शासन संभालते ही हुनों का आक्रमण हुआ था। और मलेच्छु यानी हुनों पर स्कंद गुप्त की सफलता का गुणगान जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हर्षवर्धन ने प्रत्येक 5 वर्ष पर एक मेले का आयोजन करता था। ठीक है, तो उस मेले का जो क्या कहाँ पे करता था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रयाग में करते थे। यह, और देखिए, प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु जो है वे ह्वेनसांग बहुत प्रसिद्ध है। ह्वेनसांग के अनुसार हर्षवर्धन जो है प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयाग में एक सभा का आयोजन करता था जिसमें वह दान पुण्य करता था। और इस सभा में सभी धर्मों के लोगों को आमंत्रण दिया जाता था। प्रयाग के 6वें महासम्मेलन में ह्वेनसांग सहित 18 नरेशों में भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था? तो देखिए, जो प्राचीन पाषाण युग के थे निवासियों को शिकार का था। पाषाण युग के लोग आखिर तक का जीवन जीते थे। तो और इनके प्रमुख हथियार में प्रस्तर से बने हथियार थे जिनका अवशेष पंजाब की सोहन नदी की घाटी और मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये, मिर्ज़ापुर की बेलन घाटी और तथा मध्य प्रदेश का भीमबेटिका की गुफाओं में प्राप्त है कि इनका। नेक्स्ट है, ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे। उनके नाम थे मेगास्थनीज, डेमेकस और क्या? और बताइए क्या था? तो जो
तीसरा थे वो डायनीशियस थे, यानी 4 नंबर आंसर हो जाएगा, इसका होगा 4 डायोनीशियस। ठीक है, पहला था तो यहाँ बोल ही दिया आपको ऑप्शन में, मेगास्थनीज, डेमेकस और डायोनीसियस। अब ये जो है ना, जो मेगास्थनीज हैं, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के मतलब राजा के दरबार में राजदूत थे, और ये मेकर्स जो है ये बिंदुसार के दरबार में थे, और ये डायोनीशियस जो है ये कहाँ का, अशोक के। ठीक है, नहीं पूछ भी सकता है। नेक्स्ट है, पानीपत के प्रथम युद्ध ने लोदी वंश की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी तथा इसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग आ गया। वह भूभाग फैला था, वह भूभाग कहाँ से कहाँ तक फैला था, तो दिल्ली से आगरा तक फैला था भूभाग। कहाँ तक फैला था, दिल्ली से आगरा तक। ठीक है, इसका 2 होगा। नेक्स्ट है, शेरशाह के शासनकाल में काश्तकारों के अधिकार और दायित्व विधिवत मंजूर किए गए थे तथा उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। यह शामिल था, तो यह जो शामिल था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका देखिए बोल रहा है काबुलियत में, पट्टा में, शर्दिश में, उपयुक्त सभी में। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा 4 उपयुक्त सभी। तो शेरशाह के शासनकाल में किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे, जिसमें उनको वर्ष में निश्चित लगान देना पड़ता था। किसान कबूलियत पत्र द्वारा पट्टे को स्वीकार करता था। किसके द्वारा, कबूलियत पत्र द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन में एक विशिष्ट भूमिका निभाने वाले कौन थे? बंगाल के छात्र, किसान, दुकानदार, भारतीय पदाधिकारीगण। तो देखिए, स्वदेशी आंदोलन में जो विशिष्ट भूमिका निभाने वाले थे वो और कोई नहीं, हमारे बंगाल के छात्र थे। कौन थे? बंगाल के छात्र थे। देखिए, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह जो है, स्वदेशी आंदोलन का बता रहे हैं, स्वदेशी आंदोलन की उपलब्धि क्या थी? आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति। तो यह आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध था, और इस आंदोलन में बंगाल के छात्रों ने विशिष्ट भूमिका निभाई। इसी आंदोलन के समय पहली बार महिलाओं ने पर्दे से बाहर आकर धरनों और प्रदर्शनों में हिस्सा लिया, क्योंकि इसके पहले जो महिलाएं थी वो घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन इस आंदोलन में वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ली थी। ठीक है, नेक्स्ट है, गांधी जी ने राष्ट्रवाद का मुंह दिन पर दिन किन की ओर मोड़ा था? ठीक है, तो इसका जो आंसर आपका होगा क्या होगा, आम जनता। क्या हो जाएगा, 3 नंबर। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से संपूर्ण भारतीयों को मस्तिष्क को जागृत कर दिया और राष्ट्रवाद के वास्तविक प्रयोग के लिए आम जनता की ओर मुखर हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है? तो देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए, जो चित्तरंजन दास है, चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने किस अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया था? तो जो बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने मराठा, ठीक है, इन्होंने मराठा जो है, बाल गंगाधर तिलक अपने विचारों के प्रसार को 2 समाचार पत्र था, पहला अंग्रेजी में मराठा और मराठी में केसरी आरंभ किए थे। मराठी में क्या था? केसरी। 2 पत्र जो समाचार पत्र है ये इन्होंने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान मांग कब की थी? ठीक है, इन्होंने पाकिस्तान की मांग पहली बार जो की थी वो 1940 हो जाएगा, 1940 हो जाएगा। देखिए, इन्होंने ये इसमें तो 1940 दे दिया, लेकिन अभी ऑप्शन बहुत कंफ्यूजिंग वाला, ऐसा तो देता नहीं है। ठीक है, तो 1940 दे देगा, लेकिन क्या होगा, इसका पूछ लिया डेट, तो 23 मार्च हो जाएगा। ठीक है, 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में, कौन सा अधिवेशन? लाहौर का जो अधिवेशन हुआ था में पहली बार पृथक पाकिस्तान राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। पृथक पाकिस्तान की मांग को पहली बार आंशिक मान्यता 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव में मिला था। कहाँ पे मिला था? क्रिप्स मिशन में। अब देखिए, बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? तो जो बिरसा मुंडा के अनुयायी थे उन्हें धरती का अब्बा क्या मानते थे? धरती का अब्बा। देखिए, बिरसा मुंडा जो है एक भारतीय जनजाति स्वतंत्रता सेनानी और एक लोक नायक थे जो मुंडा जनजाति से संबंधित थे, और जल्द ही लोग उन्हें धरती अब्बा, जिसको पृथ्वी का जनक नाम से बुलाने लगे और भगवान की तरह की स्थिति दे दी। उन्होंने क्या किया था? उलगुलन और द
ग्रेट टूमल्ट नामक एक आंदोलन शुरू की थी। ये अगले मतलब इसके पहले के क्वेश्चन में अगर मैं करवाई थी, पूछा भी था, जो उन्होंने जो आंदोलन की थी उसका क्या नाम था, या उन जो उलगुलन है विद्रोह ये किसने किया था, तो उलगुलन किसने किया था, बिरसा मुंडा, ठीक है। और द ग्रेट टूमल्ट नामक आंदोलन शुरू किया। और 1908 में छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम के रूप में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ और जनजातियों के शोषण और भेदभाव के खिलाफ उनका संघर्ष बहुत सफल रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था, ठीक है, किसने किया था, तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो होगा राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल, देखिए राजकुमार शुक्ला का जन्म जो है ये 1875 ईस्वी में पश्चिमी चंपारण के मुरलीभीत गांव में हुआ था। और 1916 के लखनऊ में कांग्रेस के 31वें अधिवेशन के दौरान गांधी जी ने चंपारण के किसानों के प्रतिनिधि राजकुमार शुक्ला की मुलाकात की, जिन्होंने उनसे अनुरोध किया कि वे वहां आए और वहां के नील की खेती करने वाले किसानों का दुख देखें। राजकुमार शुक्ल ने जासौली पट्टी, ठीक है, कहाँ का, जासौली पट्टी, पूर्वी चंपारण के किसान बाबू लोमराज सिंह के कहने पर कांग्रेस के 1916 ईस्वी के 31, ठीक है, लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मुलाकात की थी, उन्हें चंपारण आने का न्योता दिया था, ठीक है। ये पूछ सकता है आपको, किस क्षेत्र में राहुल सांस्कृत्यायन ने 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन है इसका पूरी अच्छी तरह से मतलब पीडीएफ जो है वो दिख नहीं रहा है, तो इसका जो क्वेश्चंस है वो आपका 18 नंबर का, किस क्षेत्र में राहुल सांस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा छपरा। क्या होगा, छपरा। देखिए छपरा में जो है राहुल सांस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, ठीक है, इसका छपरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का, किसका था ये, सविनय अवज्ञा आंदोलन का था। देखिए राहुल ये जो वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब भारतवासी समुद्र किनारे नमक बनाकर अपना विरोध प्रकट कर रहे थे, उसी समय बिहार के बेगूसराय में लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर इस आंदोलन में समर्थन में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1947 को गिरफ्तार करके भेजा गया, तो इनको गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था, बांकीपुर जेल भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था, बांकीपुर जेल। देखिए 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अगस्त क्रांति के समय गिरफ्तार किया गया और बांकीपुर जेल में इनको रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। अब साइंस के क्वेश्चन आ गया तो इसका विद्युत का क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। चालक के विद्युत प्रतिरोधक की इकाई एम्पियर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मील में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए को प्रदर्शित किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका देखिए जो आंसर हो जाएगा वो जूल में। क्या हो जाएगा, जूल में। कार्य एक वस्तु पर प्रयुक्त ऊर्जा है क्योंकि वह उस वस्तु को कुछ दूरी तक ले जाती है। कार्य एक अदिश राशि है। कार्य क्या है, ठीक है, अदिश राशि है क्योंकि इसका परिभाषित दिशा नहीं होता। जिसका दिशा नहीं होता उसको अदिश राशि कहते हैं, ठीक है, और जिसका दिशा होता है उसको दिश राशि कहते हैं। और कार्य के लिए इकाई जो है वो न्यूटन मीटर, ठीक है, NM है क्योंकि बल न्यूटन N में मापा जाता है और विस्थापन मीटर में मापा जाता है, तो आमतौर पर कार्य को SI जूल में लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो उत्तरोत्तर स्ट्रिंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो दो उत्तरोत्तर स्ट्रिंग और दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य। आकाश नीला लगता है क्योंकि, आकाश नीला लगता है क्यों,
तो इसका जो होगा आंसर, क्योंकि लघु तरंग जो है दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। जो लघु तरंग होती है वो दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है, इसलिए जो आकाश है वो हमको क्या लगता है, नीला लगता है। और देखिए इसमें क्या है कि जो लाल कर्ण के प्रकाश की तरंगे जो है नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग जो है 1.8 गुना है। अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग यानी छोटे तरंग दैर्घ्य को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं, जिसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है। एक ही प्रकार का परमाणु जो है वो बोल रहा है कि प्राकृत तत्वों में मिलता है। प्राकृत तत्व प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। इन तत्वों के परमाणु जो है 3 कणों से मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो H2SO4 हो जाएगा। ठीक है, H2SO4 जो है एक गंध अम्ल यानी सल्फ्यूरिक एसिड है। ये क्या है, एक सल्फ्यूरिक एसिड है तथा तीव्र कार्बनिक अम्ल है। इसका प्रयोग आधुनिक रसायन उद्योग जगत में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुलरीन अथवा बकीबॉल डैश कार्बन परमाणुओं का बना होता है। ठीक है, तो ये कौन सा परमाणुओं का बना होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा 40। फुलरीन अथवा बॉलीबॉल 60 कार्बन परमाणुओं का बना होता है, 60। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। तो धातु कैसा होगा, तो तांबा है। कौन सा धातु है, वो तांबा। देखिए तांबा वायु में थोड़ी देर रखने पर जो है किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जीन का औसत आकार डैश होता है। तो जो जीन का औसत आकार क्या होगा, तो इसका जो आंसर आपका होगा वो 2 हो जाएगा। बेस पेयर, BP मतलब होता है बेस पेयर, 40,000 बेस पेयर। मानव जीवन का औसत आकार 40,000 बेस पेयर होती है। ठीक है, और जो है जीन गुण सूत्रों में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, जीन गुण सूत्रों में। ठीक है, गुणसूत्रों में पाए जाते हैं, जो DNA की कार्यात्मक इकाई होती है। देखिए DNA की आनुवांशिक विशेषताएं जीन के कारण ही होती है। जीन की आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं, इसलिए गुणसूत्रों को वंशगति का वाहक कहा जाता है। नेक्स्ट है, लौंग एक मसाला है, पौधों के किस भाग से प्राप्त होता है। तो लौंग जो है फूलों की कली से प्राप्त होता है। किससे, लौंग पेड़ मतलब लौंग के जो पेड़ हैं वो सिजिगियम अरोमा के सूखे फूल की कलियां हैं। ठीक है, और ये लाल भूरे रंग के होते हैं, उनमें एक तीव्र सुगंधित स्वाद और सुवास होते हैं। तो ये लाल भूरे रंग के होते हैं लौंग जो होते हैं, बाद में ये मतलब ब्लैक हो जाते हैं बाद में सूख के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, सफ़ेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है। ठीक है, किसका, सफ़ेद कीट जो है एक महत्वपूर्ण कवक रोग है गेहूं का। किसका है, गेहूं का। गेहूं में कीट रोग जिसको रस्ट डिजीज क्या कहा जाता है, रस्ट, RUST, रस्ट डिजीज कवक द्वारा उत्पन्न होता है। गेहूं में जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग टुंडू रोग है। कवक पर्णहरित थैलोफाइटा है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहलाता है। और कवकों द्वारा पौधों में उत्पन्न रोगों के अध्ययन को प्लांट पैथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है। तो अग्नाशय द्वारा कौन सा हार्मोन, इंसुलिन। कौन सा होता है, इंसुलिन हार्मोन जो है वो अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, और अग्नाशय द्वारा उत्पादित सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन इंसुलिन है। भोजन की अनुक्रिया में लैंगरहैंस के आइलेट्स में बीटा सेल्स द्वारा इंसुलिन जारी किया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग। जब 20 वर्ष का हो जाता है तब मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती हैं? तो तब हड्डियों की संख्या क्या हो जाती है? 206 होती हैं। और जब बच्चे रहते हैं तो 300 रहते हैं, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो ये 206 हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो विटामिन ए जो है वो कहाँ पे होता है भंडारित? तो यकृत में होता है। विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन है और इसे मानव शरीर द्वारा यकृत में संचारित किया जाता है। जब शरीर को विटामिन की आवश्यकता होती है तो यकृत द्वारा इसे उत्सर्जित किया जाता है। जहाँ इसकी आवश्यकता होती है इसे उसी भाग में भेज दिया जाता है। विटामिन ए के कई कार्य हैं। क्या कार्य हैं? ये शरीर की वृद्धि और विकास, प्रतिरक्षी तंत्र के संपोषण और अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। यानी आँखों के लिए विटामिन ए जो है वो बहुत ज़रूरी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आयनीय विकिरण। क्या होगा? आयनीय विकिरण। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है डुरंट रेखा किन दो देशों की सीमा है? देखिए अब आपका साइंस का क्वेश्चन खत्म हो गया, अब ज्योग्राफी का आ गया। तो डुरंट रेखा किन दो देशों की सीमा है? तो आप सभी जानते ही होंगे डुरंट जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की रेखा है। डुरंट किसका है? पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान का। लेकिन कब बना था डुरंट रेखा? तो 1896 ईस्वी में बना था। और ये देखिए इसके साथ जो है मैकमोहन जो होता है, मैकमोहन भारत एवं चीन है ना, भारत एवं चीन के बीच की रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं और 1914 में बना था। कब बना था? 1914 में। रेड क्लिफ तो जानते हैं, यहाँ भारत और पाकिस्तान का रेड क्लिफ, और ये 1947 में बना था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी यानी गल्फ कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी, तो देखिए मैक्सिको की जो खाड़ी है ये विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। अमेरिका और मैक्सिको के तट पर स्थित मैक्सिको की खाड़ी क्या है? सबसे बड़ी खाड़ी है। ये दोनों के तट पर है। भारत में सबसे बड़ी समुद्री रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ी समुद्री, यहाँ तमिलनाडु, बिहार, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। ऑप्शन देखिए तो इसका जो हो जाएगा इसमें तो आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। देखिए भारतीय राज्यों में जो है ऐसे अगर देखा जाए तो गुजरात राज्य की तट रेखा जो है वो सर्वाधिक है। गुजरात का 1663 किलोमीटर है। इसके बाद जो है हमारा ये आंध्र प्रदेश आता है। ठीक है। इसकी भारत का 9 राज्य तट रेखा से लगा है। टोटल कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो 9 राज्य लगे हुए हैं, जिसमें आपका गुजरात आ जाता है, महाराष्ट्र आ जाता है, गोवा, कर्नाटका, ठीक है, केरल यानी के, तमिलनाडु, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश और ओडिशा, ठीक है, एंड पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल। तो ये 9 देश हैं, 9 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उस द्वीप का नाम बताएं जिसमें सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। तो सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है वो कौन सा द्वीप है? तो यहाँ देखिए रोश द्वीप दिया है, निकोबर दिया है, लक्षद्वीप दिया है और अंडमान दिया है। तो इसमें आंसर क्या होगा? 4 हो जाएगा। छोटा अंडमान द्वीप पर जो है नारकोंडम सुषुप्त एवं बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है। नाम क्या है? नारकोंडम सुषुप्त एवं बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी। अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी सैंडल चोटी है अंडमान की, जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। कहाँ पे? उत्तरी अंडमान में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को देशांतर के 1 डिग्री घूर्णन करने में कितना समय लगता है? ठीक है। तो इसका जो आपका क्या होगा? कितना लगता है? 4 मिनट। पृथ्वी को देशांतर के 1 डिग्री घूर्णन करने में 4 मिनट समय लगता है। देखिए पृथ्वी 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करती है, अर्थात 360 डिग्री घूमती है। इसलिए 1 घंटे में 15 डिग्री घूम लेती है। 1 घंटे में कितना? 15 डिग्री वो घूम लेती है, तथा 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगी। इसलिए 4 मिनट में क्या हो जाएगा? 1 डिग्री घूमेगी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु की एक सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी का नाम आप बताना है। तो देखिए इंद्रावती। इंद्रावती जो है वो सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमाइंडुंग ग्लेशियर से निकलती है और इस नदी के बाईं ओर से मिलने वाली नदी में पंजाब की 5 नदियाँ सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम, जिसको पंचनद भी कहते हैं, ये 5 नदियाँ संयुक्त रूप से सिंध नदी के मुख्य धारा से मिठानकोट के पास मिल जाती है। कहाँ पे? मिठानकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले भारतीय राज्य का नाम बताइए। तो सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले जो हैं वो कौन सा है? राजस्थान। क्या होगा? राजस्थान जो है इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। ठीक है, 34 34,02,239 है क्षेत्रफल राजस्थान का। उसके बाद आपका राजस्थान के बाद जो है मध्य प्रदेश आएगा, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र आएगा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर जम्मू कश्मीर। हाँ, सीरियल में अगर मतलब हो। नेक्स्ट है, कौन नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसमें जो दिया हुआ है कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और नर्मदा। तो इसमें जो अरब सागर में गिरती है वो है नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से होती है और ये इसकी जो है आपका नर्मदा नदी टोटल 1057 मीटर मतलब ये इसकी चलती है, लंबाई है। अरब सागर में मिलने वाली प्रायद्वीपीय भारत की ये सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? नर्मदा। और इसके उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतलुज पर्वत है और बीच में यह भ्रंश घाटी में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, भारत में कौन सी नदी उत्खात भूमि शिलाकृति के लिए विख्यात है? तो इसका जो क्या हो जाएगा आंसर? चंबल। चंबल नदी जो है जानपाप पहाड़ी से निकलकर 965 किलोमीटर की यात्रा कर इटावा के निकट यमुना में क्या होती है? मिल जाती है। ठीक है, और भारत में अपनी उत्खात भूमि जिसको बोलते हैं बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए विख्यात है चंबल नदी। ठीक है, नेक्स्ट है रानीगंज कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? रानीगंज कोयला क्षेत्र जो है ये पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, पटना का स्थानीय समय। पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से क्या है? आगे है। पटना का देखिए, पटना 85 डिग्री 1/2 डिग्री देशांतर पर स्थित है और भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट 85.1/2 डिग्री देशांतर से निर्धारित किया जाता है। पटना इलाहाबाद से करीब 368 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, इसलिए जो है पटना का स्थानीय समय भारत के मानक समय से क्या है? आगे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्न जिले में से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला जो है बिहार का पटना, गया, दरभंगा, समस्तीपुर। तो इसमें जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गया सबसे बड़ा जिला है। पटना देखिए, पटना जो है इसका क्षेत्रफल जो है 3202 है, लेकिन गया का जो क्षेत्रफल है वो 4976 है। तो कौन सा बड़ा हुआ? गया बड़ा हुआ। और दरभंगा का 3020 है। ठीक है, 3020 है और आपका समस्तीपुर का 2904 है। तो उस हिसाब से जो आपका सबसे बड़ा हो गया वो क्या हो गया? गया हो गया। बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल है। सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अमरकंटक पठार। क्या है? अमरकंटक पठार। गंगा की जो दक्षिणी सहायक सोन नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पठार के पास निकलती है और मध्य प्रदेश से उत्तर पश्चिम बहती है। जो दक्षिण में पूर्वोत्तर कैमूर पहाड़ से पहले तेजी से पूर्व दिशा में घूम जाती है और सोन जो है कैमूर पहाड़ियों के समानांतर बहती है और पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश और झारखंड और बिहार राज्यों से होती हुई पटना के पश्चिम में गंगा में मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बिहार की कौन सी भू आकृतिक खंड झारखंड के पास
अपनी सीमा साझा नहीं करता है? कौन नहीं करता है? तो इसका होगा मिथिला मैदान। 4 हो जाएगा। देखिए, बिहार उत्तर में नेपाल, ये ठीक है, ये बिहार है। बिहार में उत्तर में क्या है? नेपाल। दक्षिण में क्या है आपका? झारखंड। ठीक है, झारखंड से घिरा है। दक्षिणी गंगा मैदान को गंगा सोन मैदान कहते हैं। गंगा सोन मैदान ये कहलाएगा। मगध मैदान और अंग मैदान में उपविभाजित किया गया है। मिथिला का मैदान बिहार के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है, ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है। यहाँ क्या है, जो है आपका मिथिला का मैदान है, जो झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, क्योंकि झारखंड नीचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो गंडक परियोजना है। कौन सी है? गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। यह परियोजना गंडक नदी पर स्थित है और गंडक नदी जो नेपाल हिमालय से निकलकर भैंसा लोटन के समीप बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। गंडक नदी सोनपुर के समीप गंगा में क्या हो जाती है? मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को, अब क्वेश्चन आ गया पॉलिटिक्स। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को 42, क्या हो जाएगा इसका आंसर? 42वां संशोधन द्वारा 1976 में हुआ था। जो संशोधन कब हुआ था? 42वां। देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, ये भी पूछ सकता है कौन सी समिति पे की गई थी, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन जो 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के कहाँ से लिया गया? इसे रूस, ठीक है, रूस के संविधान से लिया गया और इसे भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया। भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है। नेक्स्ट है, भारत में किस कारण से शासन संघात्मक है? तो किस कारण से जो शासन है संघात्मक है? देखिए, संविधान में संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो 3 होगा। भारत में संघात्मक शासन इसलिए है, संविधान में संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण किया गया है। भारत की संघीय व्यवस्था कनाडाई मॉडल पर आधारित है। पूछ सकता है आपको कौन से मॉडल पे है? तो कनाडाई, ठीक है, कनाडाई मॉडल पर आधारित है संविधान। संविधान के उद्देशिका प्रेम्बल में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष सोशलिस्ट एंड सेक्युलर किस वर्ष संशोधित कर जोड़ा गया? तो किस वर्ष जोड़ा गया था ये? तो ये 1976 में, 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा संविधान के उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़े गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राज्यपाल में निहित होती है। किसमें होंगी? राज्यपाल में। ये देखिए, ये जो है अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है और वो प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका क्या करता है? उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है। शून्यकाल का क्या अर्थ होता है? प्रश्नकाल के बाद का 1 घंटे के समय जिसमें कोई कार्य सूची नहीं निश्चित रहती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 2। प्रश्नकाल के बाद का 1 घंटे के समय जिसमें कोई कार्य सूची नहीं निश्चित होती है।
ठीक है, ये देखिए संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। यह 12 बजे प्रारंभ होता है। कितना बजे प्रारंभ होता है? यह 12 बजे प्रारंभ होता है और 1 बजे दिन तक चलता है। कितना बजे तक चलता है? 1 बजे तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं का जनक माना जाता है। अखिल भारतीय सेवाओं का जनक जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। देखिए संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं के प्रमुख प्रवर्तक जो हैं कौन थे, समर्थक कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, अतः उन्हें अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 57 भारत के किस राज्य का संबंध संविधान के 6वीं अनुसूची से नहीं है? तो असम, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम। किसका संबंध नहीं है? तो जो सिक्किम है इसका नहीं है, असम, मेघालय और मिजोरम का है। संविधान की 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए इन राज्यों में जनजातीय लोगों के अधिकारों की रक्षा का प्रावधान करती है। संविधान के अनुच्छेद 244 का भाग 2 और अनुच्छेद 275 का भाग 1 के तहत यह विशेष प्रावधान किया गया है। किसके तहत किया गया? 244 भाग 1 और 275 भाग 1 के तहत, भाग 2, ठीक है, 244 का। नेक्स्ट है 58, निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग के द्वारा स्थानीय वित्त आयोग के निर्माण के विषय में सुझाव दिया गया? तो इसका जो होगा अशोक मेहता समिति। क्या हो जाएगा? अशोक मेहता समिति। उपयुक्त ये जो है अशोक मेहता समिति का गठन जो है दिसंबर कब हुआ था? दिसंबर 1977 में किया गया और अगस्त, ठीक है, अगस्त 1978 में इसे अपने रिपोर्ट सौंपी। इसने अपनी रिपोर्ट में वित्त आयोग की सिफारिश की थी जिसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम और 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग के द्वारा स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक रूप दिया गया? किसको संवैधानिक रूप दिया गया? तो डॉक्टर LM सिंघवी समिति। क्या हो जाएगा? 3 नंबर। सिंघवी की अध्यक्षता में 1986 में एक समिति का गठन किया गया। इसका उद्देश्य पंचायती राज व्यवस्था की जांच करना था और इस समिति ने ग्राम सभा को पुनः जीवित करने तथा पंचायती राज के नियमित चुनाव कराने पर बल दिया। इस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की भी सिफारिश की थी। ठीक है, डॉक्टर LM सिंघवी समिति, याद रखिएगा, जो 1986 में आया था। ठीक, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार पंचायत अधिनियम PESA एक्ट पारित किया है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 3, 1996। संविधान के भाग 3, ठीक है, भाग 9 से संबंधित प्रावधान 5वीं अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता, किंतु संसद इन प्रावधानों को कुछ अपवादों और संशोधन सहित इन क्षेत्रों पर लागू कर सकती है। इस प्रावधान के तहत संसद ने पंचायत अधिनियम 1996 पारित किया। निम्नलिखित में से किसे अर्थव्यवस्थाओं में धन माना जाता है? किसे धन माना जाता है? सूर्य की किरण, माँ का मातृत्व, एक पेड़ की छाया या आभूषण? तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा आभूषण। आभूषण एक आर्थिक पहलू का हिस्सा है, इसलिए अर्थव्यवस्था में से धन माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक अचल पूंजी है? अचल पूंजी कौन सा है? करघा, लूम, जूट का रेशा, रंग या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा करघा यानी लूम। लूम जो है जो करघा जो है वो अचल पूंजी है। अचल पूंजी क्या है? देखिए, निश्चित संपत्तियों में पूंजी निवेश, एक व्यापार की स्थापना की शुरुआत में निवेश की गई पूंजी, और असली या भौतिक संपत्ति जिसका उपयोग किसी उत्पाद के उत्पादन में नहीं किया जाता और जो व्यापार में स्थायी रूप से रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर।
व्यापार शेष का अर्थ इसके बीच का अंतर है। किसके बीच का? निर्यात और आयात का। व्यापार शेष का अर्थ निर्यात और आयात के बीच का अंतर है। देखिए जो है किसी देश का जो व्यापार है वो संतुलन जो है एक निश्चित समयावधि में उस देश द्वारा क्या होता है, उस देश द्वारा आयातित और निर्यातित वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य का विवरण है। इसका संबंध केवल दृश्य व्यापार से होता है। वही भुगतान संतुलन एक निश्चित समयावधि में उस देश द्वारा किए गए वस्तुओं के आयात निर्यात हस्तांतरण भुगतान और रीचियों और परिसंपत्तियों के स्थानांतरण का लेखावत विवरण प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है 64, निम्नलिखित में से कौन मानव सूचकांक का एक पैरामीटर नहीं है? सामाजिक असमानता, आयु, संभाविता, शिशु मृत्यु दर, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। तो क्या होगा इसका आंसर? ए, सामाजिक असमानता। देखिए मानव विकास सूचकांक के गुणात्मक मापन का प्रयास यूएनडीपी द्वारा 1990 से सतत रूप से जारी है, यानी पहले 1990 में जो है सबसे पहले हुआ था। और इस सूचकांक को जारी करने में महबूब उल हक का सराहनीय योगदान है। किनका? महबूब उल हक का। इसके 3 आधारभूत आयाम थे। पहला था ज्ञान, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा और क्रय शक्ति समायोजित प्रति व्यक्ति आय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, भारत में कौन सा क्षेत्र सकल घरेलू जीडीपी का सबसे बड़ा संघटक है? तो इसका क्या आंसर होगा 65 का? तो प्राथमिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो जो आंसर होगा वो होगा सेवा क्षेत्र। भारत में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा घटक सेवा क्षेत्र है और इस क्षेत्र का योगदान जो है सेवा क्षेत्र का 56% है। सेवा क्षेत्र का कितना है? 56। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो क्योटो प्रोटोकॉल का ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने से है। क्योटो प्रोटोकॉल का ग्रीन हाउस गैसों का ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1997 में क्योटो यानी जापान में जलवायु परिवर्तन पर एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ जिसमें ग्लोबल वार्मिंग का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ। और इस समझौते में क्या हुआ? अधिकृत राज्यों में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने की मांग की गई। क्योटो जो है समझौता 2005 से प्रभावी हुआ तो 1997 में ये समझौता मतलब एक जगह होकर सभी सम्मेलन किए, लेकिन ये प्रभावी कब से करने लगा? 2005 से कर रहा है। कब से कर रहा है? 2005 से। छिपी हुई बेरोजगारी क्या है? तो देखिए छिपी हुई बेरोजगारी जो है सीमांत उत्पादकता शून्य। पहला है अधिक संख्या में लोगों, इसका देखिए मैं पढ़ के सारा इसलिए सुना देती हूँ क्योंकि इसमें जो है आपका पीडीएफ क्लियर नहीं है, तो पीडीएफ क्लियर नहीं तो मैं इसका सारे ऑप्शन बता देती हूँ, देन उसका आंसर बताऊंगी। छिपी हुई बेरोजगारी में पहला है अधिक संख्या में लोगों की बेरोजगारी। ठीक है, पहला अधिक संख्या में लोगों की बेरोजगारी जो है छिपी हुई बेरोजगारी है। वैकल्पिक रोजगार की उपलब्धता, सीमांत उत्पादकता शून्य, कामगार की उत्पादकता निम्न। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा आपका? 3 हो जाएगा। ठीक है, सीमांत उत्पादकता शून्य। प्रच्छन्न बेरोजगारी उस बेरोजगारी को कहते हैं जिसमें कुछ लोगों की उत्पादकता शून्य हो जाती है, अर्थात यदि उन लोगों को उस काम से हटा भी लिया जाए तो भी उत्पादकता में कोई अंतर नहीं आएगा। कृषि नवाचार उद्यमिता बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार प्रतिपालक से स्टार्टअप के लिए कार्यक्रम शुरू किया और उन्हें एक निवेश से जुड़ने में सक्षम निम्नलिखित में से कौन से उपयुक्त कार्यक्रम के रूप में संदर्भित है? एग्री उड़ान, कृषि डाक, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई, राष्ट्रीय कृषि विकास। तो इसका जो होगा वो होगा पहला एग्री उड़ान। कृषि में नवाचार उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने स्टार्टअप के लिए परामर्श देने हेतु उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया एग्री उड़ान, ठीक है, एग्री उड़ान कार्यक्रम पेश किया। सरकार का लक्ष्य 2022 तक औसत किसानों की आय को दोगुना करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अपिको आंदोलन को किस राज्य में
हुई थी। तो अपिको आंदोलन किस राज्य में हुई थी? अपिको कर्नाटका में हुई थी। देखिए, चिपको आंदोलन के तर्ज पर कर्नाटक में भी एक ऐसा आंदोलन चला जिसको अपिको, जिसका अर्थ होता है बाहों में भरना। ठीक है, ये 8 सितंबर 1983 को सिरसी जिले के सलकानी वन में वृक्ष काटे जा रहे थे। तब 160 स्त्री पुरुष बच्चों ने पेड़ों को बाहों में भर लिया और लकड़ी काटने वालों को भगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहाँ पे वो काटने नहीं दिए उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रंटलैंड कमीशन का संबंध है। ब्रंटलैंड कमीशन का संबंध किससे है? तो देखिए, इसका जो होगा पर्यावरण समस्याओं के अध्ययन से है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1983 में विश्व की पर्यावरण समस्याओं के अध्ययन के लिए ब्रंटलैंड आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें धारणीय विकास की परिभाषा को बड़े व्यापक रूप से उदाहरण दिए गए। धारणीय विकास की अवधारणा पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED ने बल दिया, जिससे इसे इस प्रकार परिभाषित किया कि ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को भावी पीढ़ी की आवश्यकता की पूर्ति क्षमता का समझौता किए बिना पूरा करे, उसे हम क्या कहेंगे? धारणीय विकास कहेंगे। अब जो है देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपका रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो मैं रीजनिंग के क्वेश्चंस मैं जस्ट रीजनिंग का आप देखिए, आप देख सकते हो और वीडियो पॉज करके इसको जो है आप सॉल्व कर सकते हो खुद से। बहुत ही आसान है, ज़्यादा नहीं है, बट मैं ऑप्शन में बताते जाती हूँ। ठीक है, इसका जो हो जाएगा 2 होगा। मैं डायरेक्ट जो है वो करेंट अफेयर एंड जो 50 मार्क्स के हैं वो करवा रही हूँ आपको। आप इसको पॉज करके बना सकते हैं। तो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं कराई, आप अगर बोलोगे तो मैं उसका भी करा दूँगी। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, टाइमिंग बहुत लग जाएगा। तो अब मैं जो आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन करा रही हूँ, क्या है, खिजरिया वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल में रामसर स्थल घोषित किया गया? ठीक है, कहाँ पे है? तो ये जो है ये गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2021 में कौन सा शहर विश्व का 5वां सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर रहा? तो सबसे भीड़ भाड़ वाला मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, पुणे क्या था? तो इसका जो आंसर होगा वो मुंबई। क्या रहा? कौन सा? मुंबई रहा। और यहाँ 53% जो है ट्रैफिक जाम पाया गया था। किताब फार्मिस्ट रोड किसने लिखा है? देखिए, जो फार्मिस्ट रोड है ये वेन ओकरी, किन्होंने लिखा? वेन ओकरी ने फार्मिस्ट रोड वेन ओकरी ने लिखा है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 14 से 18 फरवरी 2022 तक मनाए गए वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 की थीम क्या है? तो इसकी जो थीम है वो है गो डिजिटल गो सिक्योर। क्या थीम है? गो डिजिटल गो सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अवकाश प्राप्त किस 22 एडमिरल को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है? तो किसे किया है? जी अशोक कुमार को। इसका आंसर क्या होगा? जी अशोक कुमार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संगठन दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संगठन दिवस जो है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? संयुक्त राष्ट्र जो है 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस को राष्ट्र चार्टर जयंती के रूप में मनाने की घोषणा की थी। ठीक है, 24 अक्टूबर हो जाएगा। किस अंतरिक्ष एजेंसी के पार्कर सोलर प्रोब ने इतिहास में पहली बार सूर्य के ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश किया? ठीक है, तो किसने किया था? तो ये होगा नासा।
ठीक है। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने इतिहास में पहली बार सूर्य के ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश किया। 2018 में लॉन्च किया गया पार्कर सोलर प्रोब का उद्देश्य सूर्य के करीब जाकर उसके रहस्यों को उजागर करना है। लॉन्चिंग के 3 साल बाद पार्कर आखिरकार सौर वातावरण में आ गया। नेक्स्ट है, किस वर्ष लॉस एंजिल्स में आयोजित किए जाने वाले ओलंपिक में सर्फिंग, क्लाइंबिंग और स्केटबोर्डिंग जैसे नए खेल को शामिल किया गया? तो किस वर्ष किया गया? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 2028। 2028 के ओलंपिक लॉस एंजल्स में आयोजित किए जाएंगे और यह पेरिस में होने वाले 2024, पेरिस में जो है 2024 के ओलंपिक के बाद आयोजित किया जाएगा। पहले 2024 में जो है ये होगा, ठीक है। कहाँ होगा? पेरिस में होगा, और 2028 में लॉस एंजल्स में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विट जल किस देश की मुद्रा है? ये किस देश की मुद्रा है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ग्वाटेमाला। कहाँ की है? ग्वाटेमाला की है। और जो है यहाँ पे एन जो है वो जापान की मुद्रा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वर्ष 2022 से कब प्रति वर्ष वीर बाल दिवस मनाए जाने की घोषणा की है? कब से वीर बाल दिवस मनाया जाएगा? तो 26 दिसंबर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह दिन जो है साहिबजादों यानी गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाएगा 26 को। इस दिन जो है साहिबजादा फतेह सिंह और साहिबजादा जोरावर सिंह की शहादत हुई थी। उन्हें दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। उन्होंने अधार्मिक मार्ग पर चलने के बजाय मृत्यु को प्राथमिकता दी थी। चारों साहबजादे अन्याय के आगे कभी नहीं झुके। वे एक सामंजस्यपूर्ण दुनिया बनाना चाहते थे, ठीक है। इसीलिए हम लोग 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब जो क्वेश्चन है ये आपका बीएड से क्वेश्चन है, मतलब बाल मनोविज्ञान से संबंधित है। देखिए, शिक्षा के लिए सबसे उपयुक्त तरीका है, शिक्षा के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? वर्तमान परीक्षा पद्धति, पुस्तक परीक्षा पद्धति, सेमेस्टर पद्धति या वस्तु प्रश्न पद्धति? तो इसका होगा आंसर सेमेस्टर पद्धति जो है वो सबसे उपयुक्त है। नेक्स्ट है, विद्यालयों में 10 वर्षीय पाठ्यक्रम, ठीक है, कक्षा 1 से 10 तक को सामान्य रूप में लागू करने की अनुशंसा निम्नलिखित में से किस आयोग ने की थी? ठीक है, तो ये किस आयोग ने की थी? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका कोठारी आयोग, ठीक है। किसने की थी? 1 से 10 तक का कोठारी आयोग ने की थी। निम्नलिखित में से किस विद्वान का कहना है कि खेल बालक की जन्मजात स्वाभाविक मनोवृत्ति है? ठीक है, तो खेल बालक की स्वाभाविक मनोवृत्ति है, ये मैकडूगल ने कहा था। किसने, कौन से विद्वान ने कहा था? मैकडूगल के अनुसार खेल बालक की जन्मजात स्वाभाविक प्रवृत्ति है, ठीक है। शिक्षण मनोवृत्ति में खेल अधिगम का जो अभिन्न अंग होने के साथ साथ साधन भी है। खेलकूद से बच्चा स्वाभाविक रूप से साहचर्य, प्रतिस्पर्धा, मित्रता, सामूहिकता और स्वतः समस्या समाधान की कला भी सीखता है। नेक्स्ट है, नई तरह की शिक्षा व्यवस्था यथा मुक्त शिक्षा, पत्राचार, पाठ्यक्रम आदि का औचित्य है। आदि का औचित्य क्या है? तो शैक्षिक अवसरों की समानता बढ़ाने की दृष्टि से, ठीक है। इसका आंसर 3 हो जाएगा। लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप शैक्षिक अवसरों की समानता बढ़ाने के लिए नई तरह की शिक्षा व्यवस्था, मुक्त शिक्षा जिसको ओपन स्कूलिंग, यूनिवर्सिटी और पत्राचार पाठ्यक्रम जैसे दूरस्थ शिक्षा का औचित्य कारगर सिद्ध हुए हैं। जो बच्चों को दुर्गम इलाकों, जैसे मान लीजिए पर्वत, जंगल, मरुस्थल से आते थे, जिन्होंने नौकरी पेशा के चलते पढ़ाई छोड़ दी थी, ठीक है, जिसने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी इत्यादि कारणों से वंचित हो गए थे, उनके लिए उपरोक्त शिक्षा व्यवस्था वरदान सिद्ध हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 105 कोठारी कमीशन ने निम्नलिखित में से किस कक्षा समूह में शारीरिक शिक्षा पढ़ाने की सिफारिश की है? ठीक है, तो कक्षा 5 से कक्षा 7 हो जाएगा। इसका आंसर 2 होगा। उच्चतर प्राथमिक स्तर कक्षा 5 से 7 तक पाठ्यक्रम यानी करिकुलम एट अपर प्राइमरी स्टेज क्लास 5 to 7 आयोग के अनुसार उच्चतर प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में जो है क्या किया है?
अधिक व्यापकता और गहनता होती है। ठीक है, शिक्षण विधियां अधिक व्यवस्थित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, व्यवसाय परक शिक्षा का तात्पर्य क्या है? व्यवसाय परक शिक्षा का तात्पर्य क्या है? तो इसका आंसर होगा 4, शिक्षा के साथ साथ रुचि के अनुकूल रोजगार की शिक्षा। व्यवसाय परक का अर्थ है शिक्षा के साथ साथ रुचि के अनुकूल रोजगार की भी शिक्षा दी जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार मिडिल स्कूल पाठ्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित में से किस विषय को प्राथमिकता दिया गया? तो भाषाओं का अध्ययन, सामाजिक अध्ययन, सामान्य विज्ञान या उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा उपरोक्त सभी को दिया गया है, भाषा, सामाजिक, सामान्य। भाषा में अभिव्यक्ति द्वारा किस बात की परीक्षा की जाती है? तो किस बात की परीक्षा की जाती है? तो इसका होगा भाषा का रचनात्मक प्रयोग करना। भाषा में अभिव्यक्ति द्वारा इस बात की परीक्षा की जाती है कि भाषा का रचनात्मक प्रयोग। देखिए, भाषाई रचनात्मकता से प्रस्तुतिकरण की कला और परिणामोन्मुखी प्रक्रिया सुनिश्चित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा हो उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो वह आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये महात्मा गांधी जी का है। किनका कथन है? यह कथन महात्मा गांधी का है। ये जो है ना ये सूत्र वाक्य NCERT द्वारा प्रकाशित लाखों पुस्तकों के प्रारंभिक पृष्ठ पर बोल्ड अक्षर में लिखा हुआ रहता है। NCERT द्वारा जो बुक होता है उसमें देखिएगा बोल्ड अक्षर में लिखा हुआ रहता है। प्रारंभिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा को सर्वोत्तम प्राथमिकता दी थी। ठीक है, किसने दी थी? शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो प्रारंभिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने दिया। देखिए, प्राथमिक शिक्षा देखरेख जो है सर्वोच्च, इसको इंग्लिश में ECCE अर्थात एलिमेंट्री चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, जिसको वस्तुतः पूर्व बाल्यावस्था की शिक्षा है, जो प्राथमिक शिक्षा का पूर्ववर्ती संस्करण एवं आधार है। अतः नई शिक्षा नीति 1986 का यह आयाम बाल्यावस्था एवं पोषण को सुनिश्चित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, बिहार में महिलाओं को आकर्षित करने वाली वरेण्य रोजगार योजना है। कौन सी रोजगार? जीविका बिहार में स्वयं सहायता समूह द्वारा रोजगार सृजन का जरिया जीविका है। हाल के दशक में बिहार में महिलाओं को रोजगारोन्मुख बनाने में जीविका का महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट है पाठ्यचर्या निर्माण क्रम में सिद्धांततः कौन से विषय प्रमुखता से ध्यातव्य है? तो इसका जो आंसर होगा पहला है पर्यावरण संरक्षण, शांति एवं विकास हेतु शिक्षा, मूल्य आधारित शिक्षा या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। पाठ्यक्रम निर्माण क्रम के सिद्धांत विषय जो प्रमुखतः ध्यान रखा जाता है, पहला तो पर्यावरण संरक्षण, शांति एवं विकास हेतु शिक्षा, मूल्य आधारित शिक्षा, ये सभी रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय में निर्देशन के निम्नलिखित प्रकारों में किसमें मनोविज्ञान का प्रयोग होता है? व्यावसायिक निर्देशन में, शैक्षिक निर्देशन में, व्यक्तिगत निर्देशन में या उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो उपरोक्त सभी। व्यावसायिक निर्देशन, शैक्षिक और व्यक्तिगत निर्देशन, इन तीनों में होता है। विद्यालय में मनोवैज्ञानिक परामर्श एवं निर्देशन का संबंध शैक्षिक, व्यक्तिगत और सबसे बढ़कर व्यावसायिक और नौकरी आदि से जुड़ा हुआ है। इस क्रम में माता पिता की क्षमता, इच्छा, बालक की क्षमता, योग्यता, संबंध, सेवा पेशा वाली विशेष अभिरुचि की बारीकियों को समझने में मदद मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, अनुसंधान की समस्या और जांच के स्रोत से जोड़े बनाएं। अनुसंधान की समस्या और जांच के स्रोत से जोड़े बनाना है। अनुसंधान की समस्या पहला दिया हुआ है शिक्षक के लक्ष्य, समय सारिणी, अध्ययन शैली, शिक्षा प्रणाली में प्रवृत्ति परिवर्तन, जांच के स्रोत। ठीक है, अब ए में आपका दिया हुआ है शैक्षिक प्राविधि, शैक्षिक अनुसंधान, शैक्षिक प्रशासन और शैक्षिक दर्शन। तो इसका आपको क्या करना है, इसका जो आंसर हो जाएगा
वो होगा 1। यानी शिक्षा का लक्ष्य दर्शन से संबंध है। शिक्षा का लक्ष्य दर्शन से संबंध है क्योंकि शिक्षा एक अर्थ में आध्यात्मिक और आत्मिक विकास से संबंध है। अधिगम के लिए समय सारणी रूटीन का निर्माण शिक्षक का प्रबंधीय एवं प्रशासकीय कर्म है। अध्ययन में शैलीगत नवाचार शोध विषय से संबंध है। अध्ययन में जो शैलीगत नवाचार है वो शोध विषय से संबंध है। और शिक्षा प्रणाली में प्रौद्योगिकी परिवर्तन जो है वो शैक्षिक प्रौद्योगिकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकीय प्रशिक्षण के प्रमुख कारकों में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य है? पहला है प्रशिक्षण का मसौदा, प्रशिक्षण के सिद्धांत एवं व्यवहार, प्रशिक्षण की शैली एवं विधि, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा उपरोक्त सभी। प्रशिक्षण संबंधी उदाहरणों से संबंधित कार्यप्रणाली और उद्देश्यों को अगर ध्यान में रखकर चलाया जाए तो हमें एक प्रशिक्षण कार्य योजना में निम्नलिखित आवश्यक तत्वों का सोपान जो है आवश्यक अनायास ही नज़र आ सकता है। यह सुनिश्चित करना कि प्रशिक्षण के लिए माध्यम से हम किस प्रकार के व्यवहार परिवर्तन यानी प्रशिक्षार्थियों से चाहते हैं। ठीक है, तो ये सभी होगा। प्रशिक्षण का मसौदा क्या है? प्रशिक्षण सिद्धांत एवं व्यवहार, प्रशिक्षण की शैली एवं विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रखंड और संसाधन केंद्र में शिक्षक की समायोजन क्षमता निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो शैक्षिक वातावरण से, सामाजिक परिस्थिति से, सामुदायिक इच्छा शक्ति से, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा उपरोक्त सभी। अध्यापक को अपने कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए जितना विद्यार्थी को जानना आवश्यक है उतना ही स्वयं अपनी न्यूनताओं और विशेषताओं से परिचित होना भी अनिवार्य है। विशेष परिस्थिति में वह स्वयं कैसा व्यवहार करता है तथा उसकी अपनी रुचि और आदर्श एवं दृष्टिकोण किस प्रकार के हैं, इस बात का पता होना भी एक सफल अध्यापक के लिए आवश्यक है। उपलब्ध वातावरण एवं परिस्थितियों से उसका समायोजन उसकी अपनी सफलता की ओर पहली सीढ़ी है। संसाधन केंद्र यानी बीआरसी और सीआरसी संसाधन केंद्र है, ये दोनों के अंतर्गत इन्हीं विचारों को पेशेवर रूप से निष्कर्षित किया जाता है। बिहार में शैक्षिक पिछड़ापन का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण कौन सा है? शैक्षिक पिछड़ापन का जो प्रमुख कारण है वो जागरूकता का अभाव है। क्या है? जनसंख्या विस्फोट, गरीबी, बेरोजगारी। तो इसका आंसर जो है जागरूकता का अभाव है। विस्तार और विद्यालयों के जबरदस्त नेटवर्क के बावजूद जागरूकता के अभाव के कारण बिहार में शिक्षा प्रत्येक बालक तक नहीं पहुँच पाई है। विकास की चुनौतियों के बावजूद अन्य राज्य तीव्र गति से साक्षर हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का बोधक है? तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का जो है वो CCE होगा। ठीक है, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंस इवेल्युएशन। C से कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंस इवेल्युएशन। सतत का तात्पर्य नियमित और निर्माणात्मक मूल्यांकन से है। कौन से मूल्यांकन से है? निर्माणात्मक मूल्यांकन से। जबकि व्यापक का संदर्भ जो है वो पाठ्यक्रम, पाठ्य सहगामी और पाठ्येतर मूल्यांकन से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, निम्नलिखित में से कौन सी विधि बहुविध चिंतन को उत्तेजित नहीं करती? ठीक है, कौन सी नहीं करती? माइंड कैलिब्रेटिंग, यहाँ दिया जनरल रखना, मुक्त लेखन, ब्रेन्स स्टॉर्मिंग या माइंड कैलिब्रेटिंग। तो कौन सी विधि? माइंड कैलिब्रेटिंग बहुविध चिंतन को उत्तेजित नहीं करती। देखिए, अपसारी चिंतन वह चिंतन प्रक्रिया का विधि है जिसके अंतर्गत अनेक संभाव्य समाधानों का खोज सृजनात्मक विचारों द्वारा किया जाता है। यह वास्तव में उन्मुक्त, सतत और ब्रेनस्टॉर्मिंग स्वरूप वाली एक विशेष चिंतन विधि है। यहाँ मानसिक अभियोग्यता जो है, माइंड कैलिब्रेटिंग मानसिक अभियोग्यता जैसी कोई विधि नहीं है जो अपसारी चिंतन को अग्रसरित करती है। ठीक है, तो जो विधि नहीं है वो है माइंड कैलिब्रेटिंग। बाकी जनरल रखना, मुक्त लेखन एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग ये जो है विधि है।
नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी के लिए सामाजिक रूप से इच्छित आदतों और अभिवृत्तियों को विकसित करने के लिए सबसे उचित स्थान क्या है? तो सबसे उचित स्थान जो है वो है विद्यालय। एक विद्यार्थी के लिए सामाजिक रूप से इच्छित आदतों और अभिवृत्तियों को विकसित करने के लिए सबसे उचित स्थान जो है वो क्या है? विद्यालय है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक शिक्षार्थी में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। ठीक है, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, या आदर्श रूप से बर्ताव कर, या उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। तो देखिए इसका सबसे ज़्यादा जो होगा वो होगा आदर्श रूप से बर्ताव कर। आदर्श रूप से बर्ताव कर एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, या एक सुवक्ता होना। तो इसका जो सटीक होगा वो होगा विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना जो होगा। नेक्स्ट है, ऋषि अरविंद को स्वतंत्रता के लिए सर्वाधिक प्रेरणा मिली थी। ऋषि अरविंद को जो है गायत्री मंत्र से मिली थी, ईश्वर के साक्षात्कार से, स्वामी दयानंद से, या बंकिम चंद्र के वंदे मातरम से। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बंकिम चंद्र के वंदे मातरम से। महर्षि अरविंद बंगाल के राष्ट्रवादी विचारक और प्रकृतिवादी शिक्षाविद थे। उनका आश्रम पुडुचेरी में है। बिपिन चंद्र पाल और बंकिम चंद्र चटर्जी से उन्हें स्वतंत्रता संघर्ष की प्रेरणा मिली। लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप बंगभंग आंदोलन में उनकी सक्रिय बौद्धिक जो भागीदारी रही थी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दशक महिला अध्ययन से जेंडर अध्ययन हेतु प्रारंभिक माना जाता है? 1980, 1990, 1970, 1960। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1970। महिला अध्ययन में जेंडर की अवधारणा 1970 के दशक में जेंडर के अध्ययन के रूप में सामने आया और 1990 तक मुख्य विमर्श बन चुका था। यह परिवर्तन महिला अध्ययन का जेंडर अध्ययन में था, जो प्रतिमान विस्थापन का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा वो 4 होगा। स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए अगर वो आपसे बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों में अनाच्छादित व्यवहार की किंचित परिवर्तित करने में सबसे प्रभावी पद्धति है। पहला, विद्यार्थियों को दंड देना, अभिभावकों के ध्यान में इसे लाना, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध करना, इनकी अपेक्षा करना। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? इसका 3 हो जाएगा, यानी अवांछित व्यवहारों के कारणों को ढूंढना, उपचार का प्रबंध करना। नेक्स्ट है, केंद्र और बिहार सरकार के सहयोग से क्रियान्वित योजना निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो जो क्रियान्वित योजना है वो समन्वित बाल विकास योजना, राष्ट्रीय पोषण मिशन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, या उपरोक्त सभी। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। समन्वित बाल विकास योजना, राष्ट्रीय पोषण मिशन एंड जो आपका राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है, ये सभी होगा। देखिए केंद्र की विभिन्न योजनाएं जैसे ICDS, राष्ट्रीय पोषण मिशन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, किशोरियों के लिए योजना आदि बिहार में बच्चों के लिए विकास और कल्याण पर काफ़ी प्रभाव डाल रही है। बच्चों के प्रति राज्य की चिंता कोविड-19 की चुनौतियों का सामना करने की उनकी पहल से भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जिसमें खाद्य सुरक्षा और शिक्षा का डिजिटल तरीका शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट है 128, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है। शिक्षण का सत्तावादी स्तर शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, प्रधानाध्यापक केंद्रित, या अनुभव केंद्रित। तो देखिए शिक्षक केंद्रित। शिक्षण का सत्तावादी स्तर जो होता है वो शिक्षक केंद्रित होगा। शिक्षक का सत्तावादी स्तर शिक्षक केंद्रित होता है। शिक्षक कक्षा में शिक्षक महत्वपूर्ण होता है, उसके बिना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? पहला है अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना। शिक्षक को रोचक और
बनाना शिक्षण को, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। तो इसका जो होगा शिक्षण को रोचक और व्यवहारिक बनाना। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सेवा सार्वजनिक स्वास्थ्य का हिस्सा नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य का हिस्सा नहीं है। पहला, टीकाकरण क्लिनिक, आउट पेंशन चिकित्सा सेवा, फ्लोराइडेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, कार्यस्थल सुरक्षा निरीक्षण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, आउट पेंशन चिकित्सा सेवा। ठीक है, बाकी सब सार्वजनिक स्वास्थ्य का हिस्सा है और सार्वजनिक स्वास्थ्य का कार्य होता है अपने स्तर अपने क्षेत्र के लोग प्राथमिक उपचार तथा चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना ताकि उनका स्वास्थ्य सही रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है, बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना की प्राप्त करने का अवसर मिले, कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 3, यानी एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक बच्चे यानी समान दिव्यांग को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले, क्योंकि उस छात्र की अधिगम क्षमताओं में भिन्नता होती है। इसमें छात्र छात्रों के चाहे वे मंद गति के सीखने वाले हो चाहे मंद गति से चाहे तेज गति से, सभी का समावेश किया जाता है। पठन आवश्यकता वाले, ठीक है, 32 में है, पठन आवश्यकता वाले किसको कहेंगे? बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ये यही होगा। पठन आवश्यकता मतलब होता है बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में क्या हो जाता है? भ्रम हो जाता है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में स्वास्थ्य पेशेवरों का नियमन करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय, संघीय, राज्य या स्थानीय? तो इसका जो होगा राज्य। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का नियमन अपने अपने स्तर पर राज्य सरकारें करती है और ये राज्य सरकार का दायित्व होता है कि उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं प्रदान करना। उन्होंने छोटे स्तर पर सेवाएं देकर रोग मुक्त करने के लिए हर एक राज्य अपने स्तर की सेवा प्रदान करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार स्वास्थ्य बीमा का हिस्सा माना जाता है? स्वच्छता, असाध्य रोग, सामुदायिक स्वास्थ्य या स्वास्थ्य समस्याओं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2, असाध्य रोग। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बीमा सेवाएं देने वाली एजेंसियों का कार्य असाध्य रोगों से संबंधित है जो रिस्क कवर करते हैं। बीमा के क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अपने स्तर पर नियम कानून हैं जो पॉलिसी कार्य को सुचारू रूप से नियमित करते हैं। नेक्स्ट है, 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए स्वास्थ्य मूल्यांकन निर्धारक है। ठीक है, शिशु मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर, गर्भस्थ शिशु मृत्यु दर या उपरोक्त सभी? तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, लेव वाइगोस्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के भागीदार कारकों में समाहित किया। ठीक है, तो किसको समाहित किया? सामाजिक अंतःक्रिया को, अध्यापक अंतःक्रिया को, अभिभावक अंतःक्रिया को या उपरोक्त सभी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि जो लेव वाइगोस्की हैं अंतःक्रिया वाइगोस्की ने सामाजिक रचनावाद के प्रभावित संज्ञानात्मक विकास पर कार्य किया जो कि सामाजिक अनुक्रिया की सहायता से वातावरण द्वारा ज्ञान के निर्माण पर बल देता है। यह सामाजिक अंतःक्रिया समवाय गतिविधि के रूप में अध्यापकों, अभिभावकों और अन्य वयस्कों के साथ अंतःक्रिया से है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया अनुदेशात्मक अथवा शिक्षक केंद्रित विधि में समाहित है? तो इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं है PDF। तो देखिए, पहला जो होगा प्रदर्शन, ठीक है,
ए में हो जाएगा प्रदर्शन, बी में है व्याख्यान, सी में है आगमन और निगमन उपरोक्त सभी। तो इसमें का जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। यानी बोला निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया अनुदेशात्मक अथवा शिक्षक केंद्रित विधि में समाहित है। तो शिक्षक केंद्रित विधि में जो है प्रदर्शन, व्याख्यान, आगमन और निगमन उपरोक्त सभी विधि क्या है, समाहित है। निम्नलिखित में से क्या क्वेश्चन है, कौन छात्र केंद्रित विधि में शामिल है। तो इसमें से बोल रहा है पहला है व्याख्यान प्रदर्शन, ठीक है, उसके बाद है आगमन निगमन प्रोजेक्ट अन्वेषण उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 प्रोजेक्ट अन्वेषण। और प्रोजेक्ट अन्वेषण जो है ये छात्र केंद्रित विधि है, प्रोजेक्ट अन्वेषण। लेकिन व्याख्यान, आगमन निगमन और ये दोनों विधि क्या है, शिक्षक केंद्रित है, ठीक है। नेक्स्ट है व्याख्यान विधि की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। व्याख्यान विधि की प्रमुख विशेषता कौन सी है, पूरे पीरियड, सैद्धांतिक व्याख्या, चॉक एंड टॉक प्रयोग, निष्क्रिय विद्यार्थी या उपरोक्त सभी। तो इसका क्या होगा, इसका होगा उपरोक्त सभी, यानी 4 होगा उपरोक्त सभी। व्याख्यान विधि की मुख्य विशेषता क्या है, अध्यापक संपूर्ण पीरियड में विषय वस्तु पर व्याख्या देते या निर्देशन देते हैं। अध्यापक सूचना, अवधारणाएं, तथ्यों, सिद्धांतों, नियमों का उपलब्ध कराता है। कभी कभी वो व्याख्यान के दौरान श्याम पट्ट पर उपयोग करता है और विद्यार्थियों से प्रश्न पूछता है। विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता होते हैं और व्याख्यान विधि के दौरान उनका क्रियाकलाप अधिक से अधिक नोट लिखने तक सीमित होता है। एक पीरियड के भीतर में अध्यापक हो सकता है ज़रूरत से अधिक सूचना विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए जिसे विद्यार्थी आत्मसात नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त यह विधि विद्यार्थियों के प्रगति और वास्तविक रूप से जांच नहीं करती। अध्यापक अपनी गति से विषय वस्तु को प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षा सार्वत्रीकरण उद्देश्यों की संपूर्णता, विद्यालय की अवस्थिति एक क्या है, विद्यालय की अवस्थिति एक महत्वपूर्ण विचार है जो संबंध है, जो किससे संबंध है। पहला है बाल अनुभवी विद्यालय परियोजना से, बाल अनुभवी विद्यालय परियोजना से, सुगम और सुरम्य विद्यालय क्षेत्र से, सुरक्षित विद्यालय क्षेत्र से या उपरोक्त सभी से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी से। यानी विद्यालय में किए जाने वाले निर्माण कार्यों का फोकस बाल अनुकूल विद्यालय परियोजना निर्मित करना है। विद्यालय ऐसी जमीन पर स्थित होना चाहिए संकट में नहीं हो, जैसे नीचा क्षेत्र जहां पानी भर जाने की संभावना हो, राजमार्ग नहीं, तालाब के बहुत निकट होना, हाई टेंशन बिजली की लाइन के नीचे इत्यादि जोखिम भरे क्षेत्र सभी बच्चे आसानी से पहुंच सके, ठीक है। विद्यालय की अपनी आधारभूत संरचना शामिल होती है बिजली, पानी, भवन संचार, सड़क, शौचालय, उपरोक्त सभी। तो इसका क्या आंसर होगा, उपरोक्त सभी। कक्षा के अंदर अध्यापन अधिगम महत्वपूर्ण भौतिक कारकों में शामिल है, महत्वपूर्ण भौतिक कारकों में शामिल है। पहला है कक्षा की बनावट, कक्षा का समूह एवं वातावरण, बैठने की व्यवस्था, उपरोक्त सभी। तो यानी होगा आंसर उपरोक्त सभी। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया और कक्षागत अन्योन्यासित क्रिया के रूप में जो कुछ भी घटित होता है वो प्रत्येक अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कक्षा के अंदर अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण पक्ष निम्नलिखित मतलब क्या क्या हैं। देखिए पहला है कक्षा का वातावरण, जैसे भौतिक और सामाजिक वातावरण समेत कक्षा का संगठन और प्रबंधन, यानी बैठने की व्यवस्था होना चाहिए, ठीक है। अध्यापन अधिगम पदार्थ सामग्री तथा अन्य सहायक सामग्री होना चाहिए। कक्षा के क्रियाकलाप में बच्चों की भागीदारी शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों रूप से हो सकता है। शैक्षिक तथा सशैक्षिक अधिगम क्षेत्रों के लिए समुदाय के विशेषज्ञों का उपयोग करते हुए स्थानीय शिक्षा स्नेही व्यक्तियों की सहायता लेते हुए माता पिता को सम्मिलित करने संबंधी कार्यनीति इत्यादि सभी इसमें आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है गिजुभाई बधेका के शिक्षा दर्शन निम्नलिखित में से कौन सी विधि शिक्षा में निर्णायक है। तो देखिए इसका जो होगा वो होगा कहानी सुनाना, ठीक है, एक हो जाएगा। गिजुभाई बधेका ने बाल शिक्षा दर्शन में कहानी कथन यानी सुनाना सर्वाधिक निर्णायक है। कहानी कथन बालकों में तन्मयता और रुचि को क्या करती है, अग्रसर करती है।
फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं तो थैंक यू। और अच्छा लगे, क्योंकि देखिए मैंने एक वीडियो में सभी मतलब टोटल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, साइंस एंड जो आपका बीएड के हैं सारे प्रश्न करवाए हैं, अगर आप इस वीडियो को देख लो तो। अब ज़्यादा प्रश्न नहीं बचे हैं और आपका 144 है, टोटल 50 क्वेश्चन ही आते हैं। तो देखिए जो 144 का है वो थोड़ा सा कट गया है। पहला है विशिष्ट बालकों के वर्गीकरण और उनके प्रमुख कारणों से जोड़े बनाए। तो जैसे यहाँ दे दिया है प्रतिभाशाली, रचनात्मक, पिछड़े हुए और अधिगम अयोग्य और मानसिक रूप से अयोग्य, ठीक है। और यहाँ पे आपका लक्षण है निम्न बुद्धि वाले, समस्यावाचक, औसत से पिछड़े, आविष्कारक, उच्च बुद्धि वाले, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो इसका जो मिलान करना है, 1 मिनट मैं बताती हूँ इसका। तो इसमें देखिए जैसे प्रतिभाशाली, तो उच्च बुद्धि वाला होगा प्रतिभाशाली, इसका 5 हो गया। रचनात्मक, ठीक है, तो रचनात्मक क्या होगा, आविष्कारक होगा, जो रचनात्मक होगा वो आविष्कारक होगा। पिछड़े हुए, ठीक, पिछड़े हुए क्या होंगे, पिछड़े हुए औसत से पीछे, ठीक है। अधिगम अयोग्य, अधिगम अयोग्य क्या होगा, समस्यावाचक, जो अधिगम अयोग्य होगा समस्यावाचक। और मानसिक रूप से अयोग्य वो क्या होगा, निम्न बुद्धि वाले। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए देखिए मिलता है, यानी 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में सम्मिलित है, किस भाग में सम्मिलित है। तो देखिए ये जो है वो भाग 17 है ना, भाग 17 में जो है ये शामिल है। देखिए बोला है संविधान निर्माताओं ने भाषा के मसले को महत्वपूर्ण मानते हुए गंभीर विचार विमर्श के बाद संविधान के भाग 17 में भाषा संबंधी प्रावधानों को रखा। और परिशिष्ट में इन प्रावधानों को अब विस्तार से पढ़ सकते हैं। जैसे भारत के जो बहुभाषित परिदृश्य में ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने केवल 1 या 2 भाषाओं को प्रमुखता न देते हुए 22 भाषाओं को संविधान में इन्होंने क्या किया है, प्रमुखता दी है। उसके बाद है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के अनुसार अंग्रेजी है। अंग्रेजी क्या है, सहभाषा है, राजभाषा है या सहराजभाषा या प्रादेशिक भाषा है। तो ये इसका आंसर 3 होगा, यानी अंग्रेजी जो है वो सहराजभाषा है। क्या है, सहराजभाषा। उसके बाद बिहार में महिला समख्या योजना किसके द्वारा लागू की गई। तो बिहार में जो लागू की गई है वो BEP किसके द्वारा लागू की गई है, बिहार में BEP के द्वारा लागू की गई है। महिला समस्या बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट BEP द्वारा जन शिक्षा स्वास्थ्य के घटक के रूप में क्रियान्वित की गई, ताकि प्राथमिक शिक्षा के बुनियाद को सशक्त कर साक्षर दर में वृद्धि की जा सके, ठीक है। और ये जो है ना प्राथमिक विद्यालय की आधारभूत सुविधाओं को सुनिश्चित करना, जैसे कि 3 कमरे का निर्माण, पेयजल, शौचालय व्यवस्था और शिक्षण सहायक सामग्री, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की प्राथमिकता थी। नया दूसरा क्वेश्चन लास्ट मतलब 148 है, नई शिक्षा नीति प्रस्तावित की गई थी। नई शिक्षा नीति कब प्रस्तावित की गई थी, तो 1986 में, यानी 3 नंबर हो जाएगा, ठीक है। 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में क्रियान्वित की गई थी। कंप्यूटर आधारित शिक्षा इस शिक्षा नीति के कार्यान्वित उद्देश्यों में शामिल था। और शिक्षा के आधुनिकीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग, नवोदय विद्यालय की स्थापना, नई शिक्षा नीति 1986 के ही नवाचार थे। देखिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है ये जो आया है, इसको एक बार आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये मेरे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ऐसे में इस वीडियो के जो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी उसका लिंक न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, तो एक बार उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी लागू हो चुका है हमारे बिहार में और स्कूल में फॉलो किए जा रहे हैं, तो आपको उसको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है 149, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ पर स्थित है। तो ये जो है वो ग्वालियर में है। कहाँ है, ग्वालियर में है, ठीक है।
लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना 1957 में की गई थी। कब पूछेगा तो 57 में ग्वालियर में की गई और यह शारीरिक शिक्षा का अग्रणी भारतीय संस्थान है। देखिए, देश में खेलकूद की प्रबंधित संस्कृति विकसित करने, प्रशिक्षित कोच की पीढ़ी तैयार करने और खेल प्रतिभाओं को एशियन ओलंपिक एवं राष्ट्रमंडलीय खेलों हेतु तैयार करने में संस्थान का अग्रगण्य योगदान है। देश के अध्यापन शिक्षा पद्धति की योजनाबद्ध और समन्वित विकास की नींव डालने वाली शीर्ष संस्था है। तो कौन सी संस्था शीर्ष है? तो इसका जो हो जाएगा, आप देख ही रहे हैं, NCERT। क्या हो जाएगा? NCERT का स्थापना का उद्देश्य जो है उच्च कोटि की शिक्षण सामग्री, अध्यापक प्रशिक्षण और शैक्षिक प्रबंधन को साकार करना है। इसलिए योजनाबद्ध और समन्वित अध्यापक शिक्षा प्रणाली की नींव डालने और विकसित कार्य जो है करने का सफल कार्य राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT नई दिल्ली ने किया और कर रहा है। कालांतर में NCERT ने अध्यापन शिक्षा का प्रबंध संभाला है, मतलब अभी अध्यापन शिक्षा का भी वो संभाल रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रॉम वाचिंग माय वीडियो। और बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। और ऐसे ही जो है मैं आपके लिए वीडियो लाती रहूँगी और इसके लिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। आप तक जैसे ही नोटिफिकेशन जाएगा, आपके लिए जो यूज़फुल वीडियो है आप ज़रूर उसे देखें। थैंक यू फ्रेंड्स।